Welcome to the Wings of Vision podcast, presented by Binu Rajput Films. Unlock your inner stories. विंग्स ऑफ विजन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक कश्मीर से है, कश्मीर की मिट्टी से, लेकिन जो अभी पिछले कई साल से सेटल्ड हैं बेंगलोर में। और इनका नाम है अजमत अली। अजमत अली का जो सफर है कश्मीर से बेंगलोर तक का, ये कैसे मुमकिन हो पाया? गर्चे ये सच है कि कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स पिछले कई बरसों से बेंगलोर में स्टडी कर रहे हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए, लेकिन बेंगलोर में एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से सेटल होना, अपना एक नाम बनाना, वहां पे अपना एक ब्रांड वहां पे क्रिएट करना और उस ब्रांड को उस पैमाने पे ले जाना कि जहां पर उसको हर तरफ से अप्रिसिएशन मिले, पजीराई मिले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहले अजमत अली का हम अपने पॉडकास्ट में विंग्स ऑफ विजन में स्वागत करते हैं। अजमत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। तो शुरू इनफैक्ट कई सारी बातें आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हैं, आपके सफर से जुड़ी हुई हैं, जो कि हम आपसे करेंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन सबसे पहले ये कि जो ये एक फ्लाइट है फ्रॉम श्रीनगर टू बेंगलोर, ये कब ली आपने, और फिर बेंगलोर में सेटल होने का जो ख्याल था परमानेंटली, ये कब आया? ये सारा सफर जो है, आप इस सफर को अपने अल्फाज में किस तरह से बयां करेंगी? शुरू कैसे हुआ ये सफर, और अल्टीमेटली बेंगलोर को अपना शहर बनाने का जो ख्याल था वो कैसे आया? जी अशफाक साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू इसी बात से करूंगी कि चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, मेरा अपना शहर जो है वो तो हमेशा कश्मीर ही रहेगा। ऑब्वियसली सो, ऑब्वियसली, या जो मेरा दिल है वो कश्मीर में है। जी बिल्कुल। ये सफर ऐसे शुरू हुआ कि अराउंड 2018 में मेरी शादी के बाद मैंने जो है मूव किया बैंगलोर। और सिंस मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का कि आप अपना इंजीनियरिंग कीजिए और उसके बाद अगर आपको इंडिया में कहीं काम करना है एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तो बैंगलोर वो सिटी है। exactly. मैंने भी ऐसा ही किया, शादी के बाद यहाँ मूव किया और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जॉब करना एक कॉर्पोरेट सेक्टर में स्टार्ट किया। राइट अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी जो स्टडी हुई है कंप्यूटर साइंस की, वो बेंगलोर में ही हुई है? नहीं, मैंने अपनी इंजीनियरिंग जालंधर और कश्मीर से कंप्लीट की है। अच्छा, ओके। तो कुछ वक्त बैंगलोर में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद स्पेंड करने के बाद मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और इस तरह का जो काम है उसमें मुझे कोई सेटिस्फैक्शन और खुशी नहीं मिल रही है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और है जो मुझे करना चाहिए। ओके। कश्मीर से बाहर मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं कश्मीर से बाहर रह चुकी हूँ, बट ये मूव जो मेरा शादी के बाद बैंगलोर का था, इसकी जो सेंस ऑफ परमानेंस है कि ये एक परमानेंट मूव था जी। ये जो बात है मुझे बहुत ज्यादा खल रही थी। तो कॉन्स्टेंटली ये दिल में था और दिमाग में था कि कश्मीर से रिलेटेड कुछ करना है, बिकॉज उस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ और कश्मीर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हालात और सर्कमस्टांसेस जो है उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने बहुत प्लान करके, सोच समझ के या एक डायरेक्शन चूज करके ऐसा नहीं किया। आई थिंक ये जो मैं अभी कर रही हूँ इस चीज ने मुझे चूज किया, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको चूज किया। मुझे एक बेसाख्ता एक बात याद आती है, अनुपम खेर की, उनके एक इंटरव्यू की बात याद आती है। कई साल पहले उनका एक इंटरव्यू सुनने का मुझे मौका मिला था। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, दे हैपन टू यू। सो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका रिश्ता जुड़ा है बेंगलोर के साथ, ये भी इत्तेफाक से ही पैदा हुआ है। कुछ हालात ऐसे पैदा हुए, सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हुए कि आप बेंगलोर के साथ जुड़ गई इस तरह से कि आपने बेंगलोर को अपना लिया। गर्चे ये हकीकत है, जैसा आपने खुद भी कहा, कि आपका जो दिल है वो अभी भी कश्मीर में मौजूद है, कश्मीर में बसता है, राइट? अच्छा, आई बिलीव यू आर मैरिड टू अ बॉय फ्रॉम बेंगलोर? Technically, yes. I mean, he's lived all his life in Bangalore. He's not a Kashmiri. Okay. Yeah. राइट। सो वो भी एक वजह हो सकती है, इनफैक्ट मेरे ख्याल में बड़ी स्ट्रांग वजह हो सकती है कि आपने चूज कर लिया कि आप बेंगलोर में ही सेटल हो जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो एंटरप्राइज है, हम अपने सुनने वालों को बताएंगे, जो आपका एंटरप्राइज है दैट्स कॉल्ड सरपोश। और सरपोश जो है, सरपोश उन लोगों के लिए जो कि कश्मीरी फूड से, कश्मीरी कुजीन से वाकिफ नहीं है, बता दूं मैं कि कश्मीर में जो फूड है, कुजीन है, जो कि एक ट्रेडिशनल फूड है, दैट्स कॉल्ड वाजवान। और वाजवान जिस थाली में परोसा जाता है उसके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है दैट्स कॉल्ड सरपोश, राइट? तो ये जो हम उस थाली से हम सरपोश हटाएंगे अब, ठीक है? तो सरपोश हटाने के बाद उस थाली की जो खुशबू है उसकी बात करेंगे कि वॉय वाजवान, वॉय कश्मीरी क्विजीन, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने कहा कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सेटिस्फाइड नहीं थी, आपकी जो वहां पे कुछ करियर आपका था, शॉर्ट करियर था, लेकिन आप उससे मुतमईन नहीं हुई और अल्टीमेटली यू डिसाइडेड टू मूव इनटू कश्मीरी क्विजीन। सो कश्मीरी क्विजीन ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर ऑल फूडीज बीइंग कश्मीरी, तो कश्मीरी क्विजीन से हमारा काफी एक जिंदगी भर का लगाव रहता है। लेकिन इसी को अपना करियर बनाने का, इसी को अपना एक एंटरप्राइज बनाने का जो फैसला था वो कैसे हुआ, और इसमें कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपकी हेल्प कर ली या आपके लिए इंस्पिरेशन बने? बिल्कुल, देखिए, फूड एक ऐसी चीज है जिससे आपके जो कनेक्शंस हैं, जो आपके रूट्स हैं, आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी शादी एक ऐसी फैमिली में हुई है जो नॉन कश्मीरी फैमिली है, तो जब वो इनिशियल फेज ऑफ एक एडजस्टमेंट और नए एनवायरनमेंट में आने का वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप फेमिलियरिटी को मिस करना शुरू कर देते हैं, आप उन चीजों को मिस करना शुरू कर देते हैं जिनकी आपको हमेशा की आदत थी। जी। मैंने आपसे बताया कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं था मेरे लिए, मैंने चूज नहीं किया इस चीज को, वन थिंग लेड टू अनदर और ये हुआ। तो आई रिमेम्बर कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरी एक कलीग जो मुझे कॉलेज डेज से जानती है वो मेरे साथ बैठी हुई थी और मुझसे बोलती है कि तुम अपना टाइम और टैलेंट यहाँ पे वेस्ट क्यों कर रही हो? अच्छा। कॉलेज में तो ऐसी नहीं थी। अच्छा। तुम यहाँ पे एक स्क्रीन के सामने सारे दिन बैठे हुए क्यों परेशान हो रही हो? कुछ इंटरेस्टिंग प्लान करो। तो क्या हुआ कि हम एक डिफरेंट सिटी में हैं, कुछ तो प्लान कर सकते हैं। तो आई रिमेम्बर सेइंग कि मैं घर को बहुत मिस कर रही हूँ और घर का खाना बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैं अपने घर पे एक छोटा सा पॉटलक रखती हूँ जहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स घर आएंगे और हम लोग सब घर पे बैठ के थोड़ी यखनी बना दी, थोड़ा रोगन जोश बना दिया, सब मिलके थोड़ा थोड़ा कुछ बनाएंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। अच्छा। अपने फ्रेंड्स जो बैंगलोर में हैं उनको ऐड करने के लिए। उस पॉइंट पे मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि बैंगलोर में कितने कश्मीरी हैं जो घर को उसी तरह मिस कर रहे हैं जिस तरह से मैं मिस कर रही हूँ। वो चाहे यहाँ किसी भी वजह से आए हों, कॉलेज की वजह से आए हों, काम की वजह से आए हों, कोई और फैमिली एंगेजमेंट्स की वजह से आए हों, लेकिन वो भी घर को उसी तरह से मिस कर रहे हैं। तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे 5 से 7 फ्रेंड्स जो हैं हमें ज्वाइन करेंगे। बट 1 घंटे के बाद जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उस ग्रुप में 200 लोग थे। Don't tell me. और मुझे नहीं मालूम था कि ये 200 लोगों को मैं किस तरह से अपने घर पे एंटरटेन कर सकूं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, कोई ना कोई रेस्टोरेंट तो ऐसा होगा बैंगलोर में जो ऑथेंटिक कश्मीरी खाना सर्व कर रहा होगा। हम लोग सब वहां मिल लेंगे, एक छोटी सी गैदरिंग भी हो जाएगी। तो मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई उस पॉइंट पे और मैंने एक एक करके जितने भी रेस्टोरेंट बैंगलोर में क्लेम करते हैं कि वो कश्मीरी फूड सर्व कर रहे हैं, उनसे उनको मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया और वहां जाके फूड टेस्टिंग करना शुरू किया। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई हर उस जगह जाके, बिकॉज कश्मीरी खाने के नाम पे जो बेचा जा रहा था वो दूर दूर तक कश्मीरी खाने जैसा कहीं नहीं था। ओके। आप कश्मीरी पुलाव कहीं ऑर्डर कीजिए तो आपको एक सफेद रंग का मीठा चावल दिया जाता है जिसके ऊपर पाइनएप्पल और चेरी डाली हुई रहती है। अच्छा, जबकि कश्मीरी पुलाव उस तरह का तो है भी नहीं। बिल्कुल नहीं। रोगन जोश के नाम पे कोई भी ग्रेवी, प्याज टमाटर में बनी हुई ग्रेवी को रोगन जोश के नाम पे बेचा जा रहा था। राइट। रिश्ता और गुश्ताबा सीख कबाब के नाम पे क्या मिले जुले सीख कबाब बनाए जा रहे थे। रिश्ता और गुश्ताबा जो है कहीं से टिन करके मंगाया जा रहा था कश्मीर से। कोई लोग जो हैं खुद बना भी नहीं रहे थे, कोई मिक्सी में जो है उसको मिक्स करके बना रहे थे। अच्छा। तो ये चीज जो है मुझे बहुत ज्यादा
इस चीज ने अफेक्ट किया और मैंने रियलाइज किया कि कश्मीरी खाने को जो है इतना ज्यादा लोग नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि हमने कश्मीरी खाना ट्राई किया और हमको पसंद नहीं आया है। तो हर बार मैं उनसे यही कहती थी कि आपने कहाँ ट्राई किया है, किसी शादी में खाया है क्या? तो उनका आंसर होता था कि नहीं, हमने शादी में नहीं खाया है। तो आई रियलाइज कि एक्चुअली गुड कश्मीरी फूड, स्पेशली वाजवान, शादियों के अलावा कश्मीर में भी कहीं अवेलेबल नहीं है। कश्मीर में भी कोई रेस्टोरेंट्स ऐसे नहीं है जो आपको अच्छा वाजवान सर्व करते हैं। वाजवान का एक जो लेवल, एक मयार है उसको कंपेयर करने का, वो एक शादी में ही आप ले सकते हैं। तो उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में ये आया कि मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं जहां पे मैं ऑथेंटिक कश्मीरी फूड, बिल्कुल जिस तरह से एक शादी में बनाया जाता है, उसको एक रेस्टोरेंट फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करूं। मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी, फेल हुए थे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी बंद करके जा चुके थे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा स्टेप इन दैट डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। तो हम एक सेपरेट वेन्यू लेके अपने शेफ्स को कश्मीर से बुला के खुद कश्मीरी वाजवान पहले यहाँ पे बनाते हैं और एक बार रिस्पॉन्स देखते हैं। तो उस पॉइंट पे हम लोगों ने एक इवेंट किया जिसका नाम कोशर साल था, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 कश्मीरीज ने उस इवेंट को अटेंड किया। अच्छा। हमने अपने पोएट्स, कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, बैंड्स, सिंगर्स, सॉन्ग राइटर्स सबको कश्मीर से फ्लाई किया बैंगलोर में, और ये एक मैसिव सक्सेसफुल इवेंट था। हमारे शेफ्स, हमारे इंग्रेडिएंट्स, हमारे बर्तन, सब कुछ कश्मीर से फ्लाई करके बैंगलोर आए और यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार एक जिस तरह से बिल्कुल एक शादी में वाजा खाना बनाता है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोगों ने बनाया और लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद किया। तो यहाँ से हमारी जो है जर्नी शुरू हुई। मतलब जैसे शादी के मौके पे एक एयर ऑफ सेलिब्रेशन होता है, तुम तराक होता है, वो सब कुछ वहां पे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट वाज ऑफ कोर्स अ वेरी ग्रैंड बिगिनिंग फॉर योर एंटरप्राइज। ओके, तो पहले मुझे बताएं कि ये जो नाम सरपोश है बड़ा अप्रोप्रिएट है हर लिहाज से, चूंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक कश्मीरी कुजीन से है, खासतौर से उस प्लेट से है जिसके ऊपर ये ढक्कन रखा जाता है। तो इस नाम का इंतखाब किसने किया? ये किन की सजेशन है? आपकी अपनी माइंड की पैदावार है, किसी और ने सजेस्ट किया आपको? ये हमारे कश्मीर में एक ऐसी हस्ती हैं जिनको मैं अपना मेंटर कंसिडर करती हूँ और ऑलमोस्ट हर छोटी बड़ी चीज में, और स्पेशली इन चीजों पे कि जब भी कोई नए वेंचर का नाम रखना हो, मैं हमेशा उनको कंसल्ट करती हूँ। वो है ज़रीफ अहमद ज़रीफ साहब। वाह, क्या बात है। तो मैंने ज़रीफ साहब फोन उठाया, ज़रीफ साहब को फोन किया। इनफैक्ट ज़रीफ साहब हमारे कोशर साल के इवेंट में आए हुए थे। उन्होंने आके अपनी यहाँ पे हमें बहुत सारी पोएट्री से नवाजा यहाँ आके। तो क्योंकि उस पॉइंट पे हमारा कोई प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं था कि हम आगे क्या करेंगे, मेरे हस्बैंड जो हैं, जो कि एक्चुअली खुद एक बिजनेसमैन है, उन्होंने जब कोशर साल के सक्सेस को देखा तो उन्होंने उस मोमेंट पे सजेस्ट किया कि अगर हमारे शेफ्स ऑलरेडी यहाँ तक आ चुके हैं, हम ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस को रिक्रिएट कर चुके हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी देर और ट्राई करके देखें कि बैंगलोर की जो पब्लिक है और जो कश्मीरीज बैंगलोर में रहते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को कितना सराहेंगे आगे और कितना पसंद करेंगे। तो उनके कहने पे मैंने उस पॉइंट पे इस चीज को आगे ले जाना चाहा, बट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ गुड नेम। तो मैंने ज़रीफ साहब से पूछा, मैंने कहा कि आप बताइए कि इसका क्या नाम रखूं। तो ये उनकी सजेशन पे इसका नाम जो है सरपोश पड़ा है। और बहुत ही अप्रोप्रिएट नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले कि सरपोश फॉर्मली शुरू हुआ, आपने एक ग्रैंड इवेंट वहां पे कर लिया कोशर साल के नाम से। ऑफ कोर्स तब तक आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, उन्हें किस हद तक या किस पैमाने तक सरपोश की बर्थ से पहले आपने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीरी कुजीन से? देखिए, हमारी शादी से पहले मेरी एंगेजमेंट में भी मेरे जो इन लॉज हैं और मेरे हस्बैंड हैं वो कश्मीर आए हुए थे, और उसके बाद मेरी शादी में भी आए थे और पूरी उनकी फैमिली सब आई हुई थी। उन्होंने मेरी शादी में वाजवान खाया था। बट उस पॉइंट पे बिकॉज इतनी सारी चीजें हो रही थी, उनके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए बहुत अच्छी तरह से खाने को।
हालांकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कश्मीरी खाने से काफी पहले से वाकिफ हैं। जी। उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो हैं कश्मीरी रह चुके हैं। अच्छा। और मच बिफोर हम दोनों मिले और एक दूसरे को जानते थे। एक ऐसी स्टोरी है जो शायद सरपोश के बर्थ में उसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड के काफी सारे कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स हुआ करते थे बैंगलोर में, जो यहाँ जो है 90s में आके यहाँ रहते थे। तो इनका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिसकी नानी के घर ये लोग अक्सर जाया करते थे खाना खाने के लिए। अच्छा अच्छा। तब मेरे हस्बैंड को कश्मीरी खाने के बारे में या वाजवान या तबक माज इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन नानी ने एक बार जब अजीम घर गए थे उनके, तो नानी ने तबक माज बनाया था। उनके यहाँ उसको कबरगाह बोला जाता है। थोड़ा पकाने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो उन्होंने कबरगाह बनाया था और बना के जो है इन को खिलाया था। अच्छा। और उनको वो इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो हर बार उसको याद करते थे और उनके वन ऑफ दोज फेवरेट फूड मेमोरीज में से वो हो गया था। उसके कई साल बाद जब ये कॉलेज के डेज में कश्मीर घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, तो तब उनको मालूम भी नहीं था कि उसको क्या बोलते हैं जो उन्होंने खाया है। वो चॉप्स के लिए पूछ रहे थे। जो जितने भी हमारे छोटी छोटी दुकानें होती हैं वाजवान बेचने वाली, वो चॉप्स और वो पसली और ऐसे बोल बोल के समझा के पूछ रहे थे। और तब जाके उनको वहां पे किसी लोकल वाजे ने बताया था कि ये तबकमाज है और उनको तबकमाज ट्राई करवाया था। और मेरे हस्बैंड का फेवरेट फूड है, वन ऑफ हिज फेवरेट थिंग्स टू ईट इज तबकमाज। तो हमारी एंगेजमेंट के बाद जब भी मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने के लिए कश्मीर आया करते थे, तो उनकी एक ही ये रहती थी कि मुझे बहुत सारा तबकमाज चाहिए। और जब भी कोई कश्मीर से बैंगलोर जा रहा होता था तो मेरी मदर हमारे वाजे से तबकमाज बनवा के उसको फ्रीज करवा के सेम डे इनके लिए भिजवाती थी। और ये अक्सर दुआ किया करते थे कि अल्लाह कोई ऐसा तरीका हो कि मैं जब चाहूं तब मुझे तबकमाज मिल जाए। तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि सरपोश की एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रीजन मेरे हस्बैंड का लव फॉर तबकमाज है। क्या बात है। अच्छा, बातों में देखिए दो बातें इत्तेफाक से मुझे मालूम हुई। एक तो ये कि जो आपके हस्बैंड है उनका नाम अजीम है, तो आप अजमत हैं, वो अजीम है, तो आप अजीम की अजमत हैं, राइट। इसका देखा जाए तो इसका अगर हम एक लिटरेरी एतबार से देखें बड़ा गहरा ताल्लुक है कि अजीम की अजमत, जबरदस्त कनेक्शन है। दूसरी बात है कि आपने जिक्र किया तबकमाज का, कई साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त हैं, वो भी रहे नहीं, तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ दिलीप कुमार साहब। तो ही वुड टेल मी कि दिलीप कुमार साहब ही वाज टेरिबली इन लव विथ तबकमाज। कश्मीरी वाजवान में अगर कोई चीज थी जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आती थी, दैट वाज तबकमाज। तो ये भी एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है कि दिलीप कुमार साहब को भी तबकमाज पसंद था और अजीम साहब को भी तबकमाज पसंद है। जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अव्वल जैसा आपने मुझे बता दिया कि जब शुरुआत हुई सरपोश की, तो वो इस बात से हुई कि कश्मीर के बहुत से लोग बेंगलुरु में हैं, कोई पढ़ाई के सिलसिले में है, कोई करियर के सिलसिले में है, कोई बिजनेस के सिलसिले में है, तो उनको वैसा खाना जैसा वो घर का खाना छोड़ के आए हैं वैसा खाना वहां पे मिलता नहीं। फिर आपने सोचा कि उनको जोड़ के कुछ एक्सप्लोर किया जाए कि यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। वो खैर वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई और अल्टीमेटली यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग योर ओन एंटरप्राइज, और फिर ये बात आगे बढ़ती गई। अभी जबकि चंद साल हुए हैं सरपोश के शुरू हुए, सो क्या फकत कश्मीर के लोग जो कि बेंगलुरु में सेटल्ड हैं, बेंगलुरु आते रहते हैं, क्या वही आपके क्लाइंटेल हैं, या बेंगलुरु में जो और लोग हैं, चूंकि बेंगलुरु बहुत बड़ा शहर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और लोगों का आना जाना वहां पे लगा रहता है रोज, बाकी जगहों से जो लोग हैं, चाहे वो बेंगलोरियंस हैं, चाहे वो कन्नड़िगा हैं, चाहे वो बाकी इंडिया के इलाकों से लोग हैं, वो भी आपके यहाँ पे आते हैं और आपके फूड को रिलिश करते हैं? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने जब स्टार्ट किया तो उस पॉइंट पे तो हमारे अपने खुद के कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और सराहा। बिकॉज ऑफ कोर्स जब एक कश्मीरी आपको बोले कि आप वहां जाके खाइए, ये खाना ऑथेंटिक है, ऐसा होता है कश्मीरी खाना, तभी आप वहां जाएंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर देखा जाए, हमारी मैक्सिमम क्लाइंटेल जो है नॉन कश्मीरीज है। बिकॉज कश्मीरीज इस खाने को पहचानते हैं, जानते हैं, अक्सर घर आते जाते हैं, यूजुअली शादी के सीजन में पूरे साल ये खाना खा पाते हैं। बट
मोस्टली वो कश्मीरी हमारे पास ज्यादा आते हैं जो कई साल से घर नहीं गए हैं या काफी टाइम से घर नहीं गए। उसके अलावा भी बहुत सारे कश्मीरीज ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। बट आई थिंक हमारे लिए एट ऑल टाइम्स हमारा फोकस यही था कि हम ये खाना उन लोगों को इंट्रोड्यूस करें जिनको कश्मीरी खाने के बारे में कोई इल्म नहीं है, जो कश्मीरी खाने को ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना समझते हैं, और उनका इंट्रोडक्शन कश्मीरी खाने के साथ इतना अच्छा हो कि वो बार बार उसके लिए वापस आए। और अल्टीमेट एम हमारा ये है कि हम टूरिज्म ड्राइव कर सकें कश्मीर में, सो दैट पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कश्मीर, ताकि वो कश्मीरी खाने से इतना मुतासिर हो जाए कि वो कश्मीर जाके उसको एक्सपीरियंस करना चाहें। Exactly. हमारा अल्टीमेट एम एट द एंड ऑफ द डे, हमारी कस्टमर जर्नी का एंड यही है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है वो उसकी कस्टमर जर्नी एंड होनी चाहिए बाय रीचिंग कश्मीर, बाय गोइंग टू कश्मीर एंड विजिटिंग द प्लेस, और वहां की एक्चुअल जो रियलिटीज हैं उसको अंडरस्टैंड करे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो लोगों की एस्पिरेशंस हो, जो भी हो उसकी रियलिटी तक वो पहुंच सके। हमारी कस्टमर जर्नी इस तरह से डिजाइन है। तो ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे मैक्सिमम कस्टमर जो है वो नॉन कश्मीरीज हैं और बहुत पसंद करते हैं और बहुत सराहते हैं। बट हमको इस तौर पे हम एक्नॉलेज करते हैं अपने सारे कश्मीरी कस्टमर्स को, जिनकी वजह से हम आज वो कर पा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, मुझे अभी कुछ वक्त पहले मालूम हुआ है कि आपको आपका जो रेस्टोरेंट है सरपोश एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल चुका है, टाइम्स फूड अवार्ड आपको मिल चुका है, न सिर्फ फॉर बेस्ट कश्मीरी रेस्टोरेंट बट इसके अलावा एक और अवार्ड भी आपको मिल चुका है टाइम्स ग्रुप का। तो ये जो इस अवार्ड को पाने की कहानी है वो क्या है, और इस अवार्ड की जो रेस है उसमें आप कैसे दाखिल हुई, ये जो सिलसिला है अवार्ड पाने का ये कैसे शुरू हुआ, एंड अल्टीमेटली वेयर डिड यू गेट द अवार्ड एंड हाउ इज ऑफ कोर्स द फील ऑफ गेटिंग द अवार्ड? तो ऑनेस्टली जो है हमारा एट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम लोगों ने रेस्टोरेंट स्टार्ट भी किया, हमारे ना वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम इस पोजीशन तक कभी पहुंच पाएंगे। आई रिमेम्बर जब हम लोगों ने क्लाउड किचन, जब हम लोगों ने अपना इनिशियल डेज में स्टार्ट किया, तो मेरे हस्बैंड ने जब कहा कि नहीं आप स्टार्ट करो, उस पॉइंट पे मैं अभी भी अपना जॉब कर रही थी। तो मैं हफ्ते में 5 दिन काम पे जाती थी और दो दिन जो वीकेंड्स होते थे हम जगह जगह स्टॉल्स लगाते थे, बिकॉज हम देखना चाहते थे कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहेगा इस खाने की तरफ। ये अवार्ड्स और ये सारी रिकग्निशन, ये सब चीजें तो हमारे दिमाग में भी नहीं थी। कुछ वक्त वो करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारा खाना जो है एक रेस्टोरेंट सेटिंग में ही अच्छे से ऑपरेट करेगा, हमको एक रेस्टोरेंट सेटिंग में ही काम करना चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने रेस्टोरेंट की प्लानिंग वगैरह सब स्टार्ट की और हमारा रेस्टोरेंट ले लिया, तो कोविड स्टार्ट हो गया और मार्च में हम लोग जब ओपन करने वाले थे, इमीडिएटली उस पॉइंट पे हमारे लॉन्च से 2 दिन पहले लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो कई महीने ऐसे चले गए जहां पे हम लोग बिजनेस कर ही नहीं पाए और हमने अपना सारा ना भी हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट था सब ऑलरेडी रेस्टोरेंट पे हम लगा चुके थे। तो वो बहुत डिफिकल्ट महीने कुछ ऐसे थे जहां पे हम ये भी सोच रहे थे कि हम रेस्टोरेंट को कम्प्लीटली बंद कर दें और ना ही करें। अच्छा। इसको एक फेल्ड वेंचर की तरह देखें। बट उस पॉइंट पे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ टाइम और सस्टेन कर लो, बस दिसंबर तक देख लो कैसा रहता है, और अगर नहीं चलेगा फिर उसके बाद बंद कर देना। उस पॉइंट पे उन्होंने हमें मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट किया। और आई रिमेम्बर सितंबर 2020 में मैंने अपने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला और 1 सितंबर था और मैंने कहा कि अब कोई कस्टमर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तब भी 31 दिसंबर तक ये दरवाजा खुला रहेगा और नहीं चलता है तो मैं बंद कर दूंगी और दोबारा इस डायरेक्शन में नहीं सोचूंगी। ओके। इनिशियली इतना स्लो ट्रिकल ऑफ गेस्ट था, कोई 1 बंदा 2 बंदा आ जाते थे, पूरे दिन हम इंतजार करते थे कि कोई कस्टमर्स आए बिकॉज सिचुएशन उस वक्त वैसे। जी जी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आने लगे, हमारा सही लोगों के साथ जो है कनेक्शन जुड़ता गया, एक से दूसरा आता गया, हमारे खाने को लोग इतना पसंद करते गए कि वो रेफर करते गए, एक बंदा दूसरे बंदे को रेफर करता गया। इसी रेफरेंस के थ्रू हम लोग काफी बड़े बड़े शेफ्स, बड़े बड़े पर्सनालिटीज,
बड़े बड़े फूड क्रिटिक्स से जुड़ने लगे, जिनको हम उस पॉइंट पे ना जानते थे, ना हमें उनके बारे में कुछ मालूम था और ना ही हमें कुछ इस तरह का पता था कि ऐसे कोई अवार्ड्स होते हैं या इस तरह की कोई चीजें होती हैं। तो इसी कनेक्शंस के थ्रू एक फूड क्रिटिक जो है हमारे पास आई और उन्होंने हमारा जो है खाना टेस्ट किया, हमारे रेस्टोरेंट आई, हमारा खाना देखा और उनको उतना ज्यादा वो पसंद आया कि उस साल हम लोगों को टाइम्स फूड का बेस्ट कश्मीरी रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसी साल हम लोगों को क्रिटिक्स चॉइस से फिर से बिजनेसमेंट अवार्ड रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर मिला और बेस्ट कश्मीरी रेस्टोरेंट भी मिला। वंडरफुल। नेक्स्ट उसके बाद जो है बात फैलती गई, लोगों को पता चलता गया हमारे बारे में, रेफरेंस से लोग आते रहे, हमारा खाना लोग बहुत सराहते रहे। हम इन द प्रोसेस छोटी छोटी चीजें सीख रहे थे कि सर्विस कैसे करनी है, किस तरह से करना है, कैसे ऑर्डर्स निकलने चाहिए, ये सारी चीजें हमने ऑन द जॉब सीखी। हमें कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं था बिकॉज हम इंडस्ट्री से नहीं है। राइट, सो बेसिकली बाय वर्ड ऑफ माउथ बातें फैलती गई। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे हम लोग सीखते गए। अदरवाइज जैसे आजकल लोग बड़े प्रमोशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, आपने ऐसा कुछ किया नहीं, आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिला? ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने हमने कोई भी प्रमोशंस नहीं किए, हमारे कोई एडवर्टीजमेंट्स कहीं नहीं हुए। इट इज जस्ट दैट लोग जो हमारे पास आते गए और खाते गए, वो लोग जो थे जो एक्चुअली फूड इंडस्ट्री के ऐसे दिग्गज लोग थे जो सही खाने को पहचानते हैं, जो सही खाने को जानते हैं और उन फ्लेवर्स को पसंद करना, उन फ्लेवर्स को पसंद करना जो है वो चीज बहुत मायने रखता है। तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, ये ऊपर वाले का साथ था और शायद बस हमारी वो मेहनत के ऊपर और हमारे फैमिलीज की दुआएं जो थी उनने हमको सपोर्ट किया। अपने आप लोग आते गए, अपने आप लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आता गया और इस साल जो है हम लोगों को टाइम्स फूड का बेस्ट कश्मीरी और रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है। रियली वेरी हार्टनिंग, वेरी हार्टनिंग। अजमत, मुझे ये बताएं कि जैसा आपने पहले खुद भी जिक्र किया कि कश्मीरी फूड को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो आपने ये भी कहा कि जैसे जिन रेस्टोरेंट्स का आपने पहले रुख किया था वहां पर लोग कैसे मिक्सर ग्राइंडर्स का इस्तेमाल किया करते थे या बैटर तैयार करना पड़ता है उसके लिए, बाकी चीजों के लिए। लेकिन अभी जब आप खुद आई इस लाइन में, फॉर्मली आ गई, सरपोश का लॉन्च हुआ फॉर्मली, तो अभी भी या अभी तक जो एक ठेठ तरीका है, जो एक रिवायती तरीका कश्मीरी फूड को तैयार करने का है कि आप ओखली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मसाला कूटना हो, चाहे आपको गुश्ताबे के लिए, रिश्ते के लिए आपको मीट तैयार करना है, तो क्या वही फॉलो किया जाता है आपके यहाँ पे? जी, हमारा डे 1 से एक ही एम रहा है और वो है ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी। उस चीज पे हम लोगों ने किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसके लिए जो है हमारे रेस्टोरेंट में जितने प्रोसेसेस होते हैं वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनली होते हैं। तो हमारे यहाँ रोज सुबह फ्रेश मीट आता है, रोज उसको जो है जिस तरह से ट्रेडिशनली कश्मीर में पत्थर पे जो है आपकी वुडन मैलेट से कूटा जाता है गोश्त, ट्रेडिशनली उसी तरह से कूटा जाता है। जिस तरह से जो आपका हाथ से कीमा बनाया जाता है उसी तरह से किया जाता है। सारे प्रोसेसेस बिल्कुल ट्रेडिशनल मैनर में हमारे रेस्टोरेंट में होते हैं। और उतना ही नहीं, हम लोगों ने एक स्टेप और जाके ये इंश्योर किया कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे कश्मीरी खाने की लज्जत वो होती है जिस तरह से कश्मीर में होती है, वो इंग्रेडिएंट्स भी हम लोग हर फोर्टनाइट, कभी उससे भी ज्यादा जो है कश्मीर से फ्लाई करते हैं। तो हमारी कश्मीरी मिर्ची से लेके, पुदीने से लेके, जीरे से लेके, हल्दी से लेके, जितना भी इंग्रेडिएंट्स कश्मीरी खाने में यूज होता है वो कश्मीर से ही आता है। आप बोलेंगे कि हल्दी तो कश्मीर में ग्रो नहीं होती है, तो आप कश्मीर से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कश्मीर में जो है एक स्पेसिफिक काइंड की हल्दी आती है जो मेजबान के लिए यूज की जाती है। तो वो हल्दी हम हम सोर्स से भी ले सकते हैं, लेकिन सोर्स पे क्या है, मिक्सिंग हो जाती है। एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो है वो कश्मीर जा रही है, तो उसको हम कश्मीर से यहाँ फ्लाई इन कर रहे हैं अपने लिए। तो हर एक इंग्रेडिएंट, खास तौर पे कश्मीरी खाने में, स्पेशली वाजवान में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके बिना ये नहीं बन सकता है, वो है प्रान। और उस चीज को जो है कोई भी कमर्शियल रेस्टोरेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो एक इतना एक्सपेंसिव अफेयर है।
उसको करना, उसको साफ करना, उसको फ्राई करना, उसके बाद फिर उसमें पकाना, बिकॉज उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई है। बट हमारे यहाँ एक्सक्लूसिवली खाना प्राण में ही बनता है। हमारे यहाँ कोई डालडा या रिफाइंड ऑयल या इस तरह में नहीं, क्योंकि वाजवान जो है कश्मीरी घर के खाने और वाजवान में डिस्टिंक्शन ही यही है कि कश्मीरी घर का खाना मस्टर्ड ऑयल में बनता है और वाजवान जो है एक्सक्लूसिवली घी में बनता है। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ का खाना एक्सक्लूसिवली घी में बनता है। क्या बात। तो हमने इन सारी छोटी छोटी चीजें, जितने भी ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में बहुत केयरफुली रखा और इन चीजों को जो है हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, तभी जाके हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर पाए और उसी ट्रेडिशनली उसी स्टाइल में हम बना रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि ओनली डिस्टिंक्शन इज कि हम जो अपना खाना है उसको लकड़ी पे नहीं पका पा रहे और कश्मीर का पानी नहीं यूज कर पा रहे। बाकी वहाँ के और यहाँ के प्रोसेस में हमने 0.1% का भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया है। बहुत खूब। अजमत, मुझे बताएं कि मेरे ख्याल में 2-2.5 साल हो गए आपको ये शुरू किए हुए, रेस्टोरेंट शुरू किए? 3 साल हो गए शुरू, राइट। तो आपके जो वालिद हैं वो माशाल्लाह इंजीनियर हैं, आपकी वालिदा एक डॉक्टर हैं, तो आज जब आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से देखती हैं, आप कितना मुतमईन फील करती हैं? और क्या वो जो आपकी कलीग ने आपसे कहा था आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको कुछ और करना चाहिए वगैरह, तो क्या आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम उनका कहना सही था? और क्या आप एज ए पर्सन अपने अंदर एक मुतमईन शख्सियत की हैसियत से फील करती हैं? बिल्कुल। आई थिंक मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है। उनका इवन दो मेरे फादर एक इंजीनियर हैं, मेरी मदर एक डॉक्टर हैं, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, कभी भी हमारे ऊपर मेरे भाई के ऊपर मेरे पेरेंट्स का कोई प्रोफेशनल प्रेशर नहीं था कि आपको यही करना है और वही करना है। और ये सब जो मैं अभी कर रही हूँ, ये एक्चुअली इसके पीछे जो है पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है मेरे पेरेंट्स का ही है। मेरा जितना कश्मीर में सारी सोर्सिंग होती है, कश्मीर से जितना सामान आता है, ये सब मेरे पेरेंट्स ही देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो उनके रेगुलर जॉब्स हैं उसके अलावा। ये सारा बैक एंड जो संभाला हुआ है, उनका सपोर्ट दिया हुआ है, तब जाके मैं इस चीज को जो है आगे लेके जा पा रही हूँ। बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी कि इवन दो जो मैं कर रही हूँ, ये एक बहुत 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 मुश्किल काम है। हर दिन कोई ना कोई नया इशू खड़ा हो जाता है, हर दिन कोई ना कोई चैलेंज सामने आता है, जो है चैलेंज होता है जिसको फेस करना होता है। और ये छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं होते हैं, काफी बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। बट मुझे बहुत मजा आता है इनको रिजॉल्व करने में, मुझे बहुत खुशी मिलती है। हर वो इंसान जो मेरे रेस्टोरेंट में आता है, खाना खाता है और निकलता है वहां से ये बोल के कि आज हमने कुछ नया सीखा, आज हमारा दिल खुश हुआ, आज हमारी घर की जो याद है वो पूरी हुई। अक्सर जो है लोग अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं, अपने ओल्ड पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आते हैं, और फिर उसके बाद जब अक्सर मैं अपनी नानी से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। तो अक्सर जब भी कोई ओल्ड कश्मीरी आंटी आती हैं और मुझे गले से लगा के कश्मीरी में दुआएं देती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मेरी नानी मुझे देती हैं, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती हूँ कि मैं किसी को ये खुशी जो मुझे मिल रही है, इस तरह की खुशी मैं किसी और को दे पा रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने सालों में घर का खाना नहीं खाया है और आज ये खा के जो है दिल एकदम खुश और ताजा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कश्मीर से आते हैं और कहते हैं कि हम पहले जब कश्मीर से आते थे, हम अपने साथ वाजवान लेके आया करते थे, लेकिन जब से आपने यहाँ पे ये रेस्टोरेंट खोला है, हम बॉदर ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें उससे अच्छी क्वालिटी यहाँ मिल जाती है। तो वो चीज जो है इंसान को बहुत तसल्ली देती है, बहुत खुशी देती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आके ये बोलते हैं कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने ये स्टार्ट किया, क्योंकि अदरवाइज लोग कश्मीरी खाने को सही मानों में पहचानते ही नहीं। वो चीज हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड है और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पैशन को इस तरह से फॉलो करने का मौका मिलता है और इतना सपोर्ट अपनी फैमिली से, अपनी अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड, सबसे इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब कंसिडर करती हूँ कि मुझे, और
इतनी जबरदस्त टीम माशाल्लाह मेरी है जी। जो इतने आउटस्टैंडिंग लोग हैं जो मेरे साथ, मेरी टीम जो अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है वो वही टीम है जो डे 1 से मेरे साथ जुड़ी हुई थी। अच्छा। जनरली इस तरह की चीजों में जो है बहुत लोग आते सही बात है, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, ऐसा चलता रहता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने सस्टेन कर लिया इनको अपने साथ। जी, सारी की सारी टीम अभी तक जो है मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत खुशनसीब मैं अपने आप को कंसिडर करती हूँ कि ऐसा मौका मुझे मिला। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा आपने अभी कहा कि ऐसा बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि उन्हें अपना पैशन जीने का मौका मिले, उन्हें अपना पैशन अपना करियर बनाने का मौका मिले, अपना एंटरप्राइज बनाने का मौका मिले, एंड यू आर रियली लकी दैट वे। तो मुझे ये बताइए कि ऑफ कोर्स ये जो आपका काम है, मैं समझता हूँ कि इट्स अ फुल टाइम जॉब, क्योंकि आप जैसा आपने अभी कहा कि हर दिन एक नया चैलेंज लेके आता है, तो हर दिन के लिए आपको एक प्रॉपरली प्लानिंग करके चलना होता है कि कल कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाए। और चूंकि लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना कोई आसान काम नहीं होता है। बट व्हेनेवर यू गेट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, सो आप किस तरह से अपना जो आपका लेजर टाइम है वो कैसे स्पेंड करना पसंद करती हैं? कि मौसम बेंगलोर का बड़ा सुहाना है, तो मुझे ये बताइए कि आपको जब बेंगलोर के माहौल में, बेंगलोर के मौसम में फुर्सत के लम्हात गुजारने का मौका मिलता है, कैसे गुजारती हैं? ऑनेस्टली रेस्टोरेंट बिजनेस में फुर्सत के लम्हात बहुत कम मिलते हैं। मैंने तभी कहा था इट्स अ फुल टाइम जॉब, ऑफ कोर्स। जी। ये जनरली एक फुल टाइम जॉब जो होता है, एक 9 to 5 जॉब होता है। रेस्टोरेंट ओनर का जॉब 24/7 जॉब होता है। एग्जैक्टली। बट अक्सर जब भी मुझे टाइम मिलता है, हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, हाँ, मैं जनरली उनके घर पे जाती हूँ और हम लोग साथ में बैठ के देर रात तक बैठते हैं वहाँ पे, और काफी देर तक उन लोगों, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टेरेस, तो उनके टेरेस पे बैठ के शाम में बैठ के गाने सुनते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो जनरली वैसे टाइम स्पेंड होता है। बट जब भी कभी मुझे एक छोटी सी विंडो भी मिल जाती है थोड़े कुछ दिन की, मैं कोशिश करती हूँ कि पहला काम करूँ कि उठ के कश्मीर चली जाऊं और कुछ टाइम कश्मीर में स्पेंड करूं, बिकॉज आई थिंक मेरे दिल को जो सुकून कश्मीर में मिलता है, इवन दो मैंने एक छोटा सा कश्मीर अपने अराउंड यहाँ बैंगलोर में भी बनाया है, अच्छा। वो सुकून इनकम्पेरेबल है। ऑफ कोर्स, सच्ची बात है। बट नाउ गिवन दैट यू हैव टेकन अप such a huge responsibility upon you in the shape of Sarposh, so how often do you get to come to Kashmir? I generally try to come there once every 3 to 4 months because मेरी sourcing और जो बाकी सारी चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन करनी पड़ती है, बट एटलीस्ट साल में 2 से 3 बार तो मैं घर ट्रैवल जनरली करती हूँ। राइट। अच्छा अजमत, मुझे बताएं कि जैसा मैं समझता हूँ, सरपोश के जरिए, सरपोश के तवज्जुद से आप कश्मीर की, कश्मीरी कल्चर की, कश्मीरी कुजीन की एक एम्बेसडर बन चुकी हैं बेंगलोर में, और बेंगलोर के जरिए पूरे इंडिया के लिए, ऑफ कोर्स। तो ये जो एक हैसियत है आपकी, ये जो एक कैपेसिटी आपकी है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, और क्या महसूस करती हैं कि आपका जो ये सफर है, जो सरपोश के जरिए शुरू हुआ है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? देखिए, आई थिंक आई एम हार्डली द कल्चरल एम्बेसडर फॉर कश्मीर। मेरी एक बहुत छोटी सी कोशिश है, ये एक बहुत छोटा सा एफर्ट है जिसमें मैं हर दिन सीख रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, जिनको मैं सही में कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ कश्मीर जो है कंसिडर करूंगी। मेरी कोशिश जो है बहुत छोटी है, बट मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं इंशाल्लाह जरूर चाहूंगी कि मैं कश्मीरी कुजीन को उसके खालिस फॉर्म में, उसके ऑथेंटिक फॉर्म में पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं। ये एक मेरा सपना जरूर है, एक कोशिश उस डायरेक्शन में बिल्कुल रहेगी। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि सरपोश के और सेंटर्स और अलग अलग जो है दुनिया के कोनों में खुल रहे हैं। बट मैं अपने आप को एक कल्चरल एम्बेसडर तो किसी एंगल से कंसिडर नहीं करूंगी। एक कल्चरल एंटरप्रेन्योर जरूर हूँ, बट एम्बेसडर का जो टैग है वो बहुत बड़ा है और उसको मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। ये खैर आपकी मॉडेस्टी है, बट मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं, जिस पैशन से आप काम कर रही हैं और जिस ज़ील से आप काम कर रही हैं, आप यकीनन हमारी एम्बेसडर हैं पूरी कंट्री में, एंटरप्रेन्योर की हैसियत से, कुजीन एंटरप्रेन्योर की हैसियत से। और जैसा
मुझे एक्सपेक्टेशन थी, आपने खुद कहा कि आप कुछ वक्त के बाद सुनेंगे कि सरपोश के और कई सारे ब्रांचेस, कई और सारे चैप्टर्स इसके खुल चुके हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी. It was a real pleasure talking to you, Azmat. Trust me. Thank you so much, Ashfaq. It was a great pleasure talking to you, and I wish you all the very best for this enterprise. And I would say, of course, जो आपके सफर की trajectory है, I would say you should move from here to eternity. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you very much for having me. Entirely our pleasure, and it was wonderful to have on the podcast Wings of Vision. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. तो ये थी हमारे साथ अजमत अली, जो कि बेंगलुरु में कश्मीरी कुजीन की, कश्मीरी वाजवान की एक एम्बेसडर हैं. मैं कहूंगा कश्मीर के कल्चर के एम्बेसडर हैं. और यूं ही जब देश के एक कोने का कोई एंटरप्राइजिंग इंसान दूसरे कोने में पहुंचता है, वहां पे अपनी मिट्टी की खुशबू ले आता है, तो मुल्क को, देश को मजबूत करने में और देश के लोगों को एक दूसरे के करीब आने में मदद मिलती है, और यूं हमारी कौम मजबूत से मजबूतर होती है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑन Wings of Vision. Hope to be with you very soon on the next episode of Wings of Vision. Till then, take very good care of yourself, and thank you once again.